नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दुनिया भर की बड़ी और अहम खबरें दिखाने जा रहे हैं। वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज युद्ध के मैदान से। युद्ध के मैदान से इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो खार्किव से है। खार्किव के करीबी शहर पर रूस ने हमला किया है। दराची पर कैब बॉम्ब से रूसी सेना ने हमला किया है। लियुबोतिन पर भी रूस ने बमबारी की है। लियुबोतिन बमबारी से 7 लोगों की मौत हो गई है। रूस की तरफ से लगातार खार्किव और आसपास के इलाकों में बमबारी की जा रही है। लेकिन बात करें अगर यूरोप की, तो यूरोप के 10 देशों के रक्षा मंत्रालयों में स्वीडन की खुफिया रिपोर्ट पहुंचने के बाद सुरक्षा एजेंसियों की बैठकें हो रही हैं। स्वीडन के सेना प्रमुख ने कहा है कि रूस के राष्ट्रपति की नजर नेटो सीमा के एक द्वीप पर है। इस द्वीप पर कब्जा जमाने के लिए पुतिन ने परमाणु हथियारों की तैनाती कर दी है और कभी भी बाल्टिक सागर में रूसी सेना ऑपरेशन शुरू कर सकती है। 22 मई को ही रूस ने बाल्टिक सागर में अपनी समुद्री सीमाएं बदलने की घोषणा की थी और 23 मई को स्वीडन ने अलर्ट जारी कर दिया है। पुतिन का बाल्टिक सागर प्लान क्या है, किस क्षेत्र पर रूसी सेना कब्जा कर सकती है और कैसे यूरोप के 10 देश परमाणु खतरे में आ चुके हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। अब तक पुतिन ब्लैक सी से यूक्रेन पर हमले कर रहे थे, लेकिन अब बाल्टिक सागर का फ्रंट खुल चुका है और यहां पुतिन की सीधी जंग नेटो से छिड़ने वाली है। रूस की सेना जल्द ही बाल्टिक सागर में ऑपरेशन शुरू कर सकती है, क्योंकि पुतिन ने नेटो के विस्तारवाद को चुनौती देने का ऐलान कर दिया है। चीन से लौटते ही पुतिन ने बाल्टिक सागर में सीमाओं के विस्तार का ऐलान कर दिया है। रूस की सरकार ने एक राज्यादेश जारी करके ये कहा है कि रूस बाल्टिक सागर में अपनी समुद्री सीमाओं में संशोधन कर रहा है। राज्यादेश के मुताबिक तीसरा देश रूस की आंतरिक समुद्री सीमा तय नहीं कर सकता। ये रूस का निजी अधिकार है। दरअसल क्रीमिया पर अमेरिकी और पश्चिमी देशों के लगातार हमलों के बाद पुतिन ने नेटो को घेरने के लिए बाल्टिक प्लान तैयार किया है। पुतिन के चीन दौरे के दौरान यूक्रेन ने अमेरिकी और पश्चिमी देशों के हथियारों से रूस के सेवेस्तोपोल नेवल डॉकयार्ड पर कई हमले किए। इसके साथ साथ बेल्बेक एयरबेस पर कई फाइटर जेट और एयर डिफेंस सिस्टम भी ध्वस्त कर दिए। क्रीमिया को बचाने के लिए और नेटो पर दबाव बनाने के लिए बाल्टिक सागर में सीमा विस्तार का ऐलान किया गया है और इस प्लान को कारगर करने के लिए पुतिन ने परमाणु तैयारी भी पूरी कर ली है। रूस ने सदर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती कर दी है। रूसी सेना ने शॉर्ट रेंज स्कंदर बैलिस्टिक मिसाइलों से कम शक्ति वाले परमाणु हथियारों की तैनाती और उनसे सटीक निशाना लगाने का अभ्यास शुरू कर दिया है। इसके साथ साथ किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। जॉर्जिया से लेकर यूक्रेन, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया की सीमा तक परमाणु युद्धाभ्यास हो रहा है। अगर रूस के बाल्टिक प्लान में नेटो ने बाधा डाली तो पुतिन परमाणु हमले का आदेश दे सकते हैं।
बाल्टिक सागर में सीमा विस्तार का आधार तैयार हो चुका है और बाल्टिक रूस का असली प्लान है स्वीडन का गॉटलैंड द्वीप। बाल्टिक सागर से रूस के 2 क्षेत्र सटे हुए हैं। पहला है सेंट पीटर्सबर्ग। इस शहर से 140 किलोमीटर दूर बाल्टिक सागर में रूस का लावनसारी एयरफील्ड है। इस एयरफील्ड से 50 किलोमीटर आगे रूस का द्वीप गॉगलैंड है। गॉगलैंड को आधार बनाकर पुतिन एस्टोनिया से निकलने वाली नदी नार्वा के डेल्टा से लेकर फिनलैंड के कोत्का तक रूस की सीमा मानते हैं। अब इसी गॉगलैंड द्वीप को रूसी जमीन का अंतिम छोर बताकर पुतिन बाल्टिक सागर में रूसी सीमा के विस्तार का ऐलान कर चुके हैं। अब गॉगलैंड से पुतिन एस्टोनिया की राजधानी तालिन के तट तक और दूसरी तरफ फिनलैंड के हेलसिंकी तक रूसी सीमा विस्तार का प्लान तैयार कर चुके हैं। दूसरी तरफ बाल्टिक सागर से रूस का कैलिनिनग्राद एक्सेसले सटा हुआ है। कैलिनिनग्राद से पुतिन लिथुआनिया और लातविया की समुद्री सीमा को अपनी सीमा में मिलाकर गॉटलैंड आइलैंड तक पहुंचने का प्लान बना रहे हैं। गॉटलैंड आइलैंड बाल्टिक सागर के बीचों बीच है। गॉटलैंड आइलैंड पुतिन का टारगेट है। यह स्वीडन का द्वीप है। यहाँ पहले से स्वीडिश सैन्य बेस बना हुआ है। अब इस द्वीप पर नेटो सेनाओं की तैनाती बढ़ाई जा रही है। इस द्वीप पर सैन्य बेस को बड़ा करके नेटो के हथियार तैनात किए जा रहे हैं। रूस की पोलावा बैलिस्टिक मिसाइल एक अचूक हथियार है और सबमरीन से लॉन्च होने की वजह से इन्हें ट्रेस करना भी मुश्किल है। गॉटलैंड स्वीडन का सबसे बड़ा द्वीप है। ये कैलिनिनग्राद और स्टॉकहोम के बीच पड़ता है। रूस के सीमा विस्तार का ऐलान करने के बाद स्वीडन के सेना प्रमुख ने कहा है पुतिन की निगाहें गॉटलैंड आइलैंड पर टिकी हैं। वो बाल्टिक सागर पर पूरा नियंत्रण चाहते हैं। पुतिन बाल्टिक सागर पर कब्जा करके 10 देशों की घेराबंदी करने का प्लान बना रहे हैं। बाल्टिक सागर से 9 देश सटे हुए हैं। ये है पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क और जर्मनी। बाल्टिक पर कब्जा करके रूस इन देशों को घेरना चाहता है। गॉटलैंड आइलैंड पर कब्जा होने के बाद ब्रिटेन के भी रूस बहुत करीब पहुंच जाएगा और यहां से बाल्टिक, नॉर्डिक और ब्रिटेन तक हमला करना बहुत आसान होगा। इसलिए पुतिन ने नेटो पर दबाव बढ़ाने के लिए न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती की है और इसके साथ साथ बड़ी जंग की तैयारी भी कर ली है। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट है कि चीन से रूस को बड़े पैमाने पर हथियार सप्लाई हो रहे हैं। 22 मई को लंदन डिफेंस कॉन्फ्रेंस में ब्रिटिश रक्षा मंत्री ग्रांट शैप्स ने कहा कि यूएस ब्रिटिश इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि चीन से घातक हथियार रूस पहुंच रहे हैं। ये नेटो संगठन के लिए चिंता का विषय है। युद्ध की शुरुआत में चीन शांति दूत बनने का दावा कर रहा था, लेकिन बीते 1 साल से बहुत बड़े पैमाने पर रूस को हथियार दिए। ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने यह भी आशंका जताई है कि पुतिन यूक्रेन सहित आसपास के देशों पर टैक्टिकल न्यूक्लियर हमले कर सकते हैं। अमेरिका भी इस आशंका से घिरा हुआ है और इसीलिए यूक्रेनी सेना राहत बचाव एजेंसियों को न्यूक्लियर इमरजेंसी ड्रिल सिखाई जा रही है। यूएस सेना और यूक्रेन के नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने साझा कार्यक्रम चलाया है। राहत बचाव एजेंसियों को न्यूक्लियर इमरजेंसी के लिए तैयार किया जा रहा है। एजेंसियों को सिखाया जा रहा है कि न्यूक्लियर हमले के बाद लोगों को बचाने के लिए क्या करना है।
पुतिन ने मोल्दोवा की सीमा से एस्टोनिया तक और कैलिनिनग्राड से गॉटलैंड तक परमाणु जाल बिछा दिया है। उनके निशाने पर 10 देश हैं और पुतिन के यूरोप साम्राज्य विस्तार रण का पहला चरण शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस वक्त की बड़ी खबर यह कि खार्किव पर रूस ने विध्वंसक हमला किया। खार्किव की एक बड़ी इमारत को तबाह कर दिया गया। रूस के हमले में 6 लोगों की मौत हो गई है। 16 लोगों के घायल होने की भी रिपोर्ट सामने आ रही है। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। अब यूक्रेन अमेरिकी हथियारों से रूस की धरती पर हमला कर सकेगा। अमेरिका ने यूक्रेन को इस बात की आधिकारिक छूट दे दी है। अमेरिका की इस अनुमति के साथ ही युद्ध के मैदान में विनाश का नया तूफान आ गया है। अमेरिकी फैसले से भड़का रूस यूक्रेन को अस्तित्व मिटाने पर आमादा हो गया है। तो अमेरिकी निर्णय से खुश यूक्रेन ने रूस की धरती पर विध्वंसक पलटवार करना शुरू कर दिया है। सवाल यही है कि क्या अमेरिका का यह फैसला तीसरे विश्व युद्ध की वजह बनेगा। रूस यूक्रेन युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में बदलने जा रहा है। नेटो के हथियार से रूस की धरती पर हमला होगा तो परमाणु जलजला आ जाएगा। ना तो नेटो मान रहा है ना ही रूस, इसलिए एटमी विनाश निकट आ गया है। अमेरिका ने जो कुछ किया है वो तीसरे विश्व युद्ध का सबसे बड़ा कारण बनने जा रहा है। अमेरिका ने यूक्रेन को अमेरिकी हथियारों से रूसी धरती को दहलाने की इजाजत दे दी है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने यूक्रेन को पश्चिमी देशों के हथियारों से मॉस्को में भी धमाका करने की छूट दे दी है। Hello everyone, a quick update from Kharkiv for you. यूक्रेन ने अमेरिका से नेटो के हथियारों से रूसी धरती पर हमले की अनुमति मांगी थी। अब अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इसकी इजाजत दे दी है। इसके तहत अब यूक्रेन अमेरिकी हथियारों से रूस पर हमले कर सकेगा। एंटनी ब्लिंकन ने यूक्रेन को अमेरिकी हथियारों से रूसी धरती को दहलाने की अनुमति दी, तो उनके समर्थन में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर माइक जॉनसन भी खड़े हो गए। माइक जॉनसन ने कैमरे के सामने आकर कहा कि इसकी बहुत सख्त जरूरत थी। I think we need to allow Ukraine to prosecute the war and the way they see fit. They need to be able to fight back. तो यूक्रेन को अमेरिकी हथियारों से हमले की अनुमति मिल चुकी है। इसका मतलब यह हुआ कि यूक्रेन अटैकम्स और हाइमर्स जैसे हथियारों से न सिर्फ युद्ध के मैदान में हमले करेगा, बल्कि रूस के अंदर टारगेट को भी तहस नहस कर सकेगा। डेनमार्क अगले महीने यूक्रेन को F-16 देने जा रहा है। इसके बाद फिनलैंड भी यूक्रेन को F-16 देगा। और फिर रूस के अंदर शुरू हो जाएगा यूक्रेन का F-16 प्रतिघात। नेटो देश जल्द ही यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट देने जा रहे हैं। इसके बाद युद्ध का मैदान पूरी तरह से बदल जाएगा।
F-16 चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। इसकी स्पीड 2165 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी रेंज 2265 किलोमीटर है, यानी ये एक बार में 2265 किलोमीटर तक उड़ान भरकर हमला कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक यूक्रेन को F-16 की डिलीवरी होने से पहले ही अमेरिका यूक्रेन को एमराम मिसाइलों की खेप दे देगा। एमराम मिसाइल F-16 से फायर होती है। इसके बाद यूक्रेन F-16 से एमराम मिसाइलें फायर कर रूसी धरती को दहला सकेगा। इस मिसाइल की रेंज 200 किलोमीटर है। ये 4940 किलोमीटर की रफ्तार से हमला करती है, इसीलिए इसे इंटरसेप्ट कर पाना मुश्किल हो जाता है। अमेरिका ने यूक्रेन को रूसी धरती पर अमेरिकी हथियारों से हमले की अनुमति दी तो रूस आग बबूला हो गया। अमेरिका में रूस के राजदूत एनातोली एंटोनोव ने कहा कि यूक्रेन रूसी धरती पर हमले कर नेटो को युद्ध में खींचना चाहता है। रूस के इस क्रोध का इजहार सिर्फ इस बयान से ही नहीं हुआ, बल्कि उस विस्फोट से भी हुआ जो उसने अमेरिका के इस फैसले के बाद यूक्रेनी धरती पर किया। रूसी सेना ने कीव में एक के बाद एक कई धमाके किए। विस्फोट की वजह से यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर को बड़ी चोट पहुंची है। कीव का एक बड़ा हिस्सा अंधेरे में डूब गया है। सेवरस्क में रूस ने उस इमारत को उड़ा दिया जिसे यूक्रेनी फोर्स अपने बेस के तौर पर इस्तेमाल कर रही थी। हमले में यूक्रेन के कई सैनिक मारे गए। रूसी सेना ने भीषण हमले करते हुए डोनेट्स्क के क्लेश्चेवका इलाके पर कब्जा जमा लिया। वोल्चांस्क में रूसी सेना ने आर्टिलरी से विध्वंसक हमला कर यूक्रेन के 2 ठिकानों को खत्म कर दिया। डोनेट्स्क में यूक्रेन ने स्टॉर्म शैडो मिसाइल दागी तो रूसी एयर डिफेंस ने उसे हवा में ही ढेर कर दिया। खार्किव पर कब्जा करने के बाद रूसी फोर्स ने अब वहां के यातायात इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करना शुरू कर दिया। रूस के हमले से यूक्रेनी सेना की कमर टूट गई। बावजूद इसके अमेरिका ने रूस के अंदर हमले की जो छूट दी है उससे यूक्रेन के हौसले बुलंद हो गए हैं। यही वजह है कि यूक्रेन ने भी 24 घंटे के अंदर रूस को बड़ा जख्म दे दिया। यूक्रेन ने रूस के तातारस्तान में बड़ा हमला किया। यूक्रेनी फोर्स ने ड्रोन से रूसी ऑयल रिफाइनरी को टारगेट किया। यूक्रेनी ड्रोन ने आसमान में इस तरह जाकर टारगेट को हिट किया। रूस के इस तावरों में भी यूक्रेन ने दर्जनों ड्रोन दागे। रूस ने ज्यादातर ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया। कुर्स्क में यूक्रेन ने रूसी सेना से जुड़े 16 ठिकानों पर हमले किए। हमले में कई रूसी सैनिक खत्म हो गए। यूक्रेन ने रूसी धरती के साथ साथ युद्ध के मैदान में अपना दम दिखाया। यूक्रेनी फोर्स ने डोनेट्स्क में रूस के Su-25 को तबाह कर दिया। इस महीने यूक्रेन अब तक रूस के 5 Su-25 लड़ाकू विमानों को भस्म कर चुका है। लोहांस्क में यूक्रेन ने स्कैल्प मिसाइल से हमला किया। हमले में रूसी सेना का कमांडर गंभीर रूप से घायल हो गया। डोनेट्स्क में ही यूक्रेन ने अटैकम्स मिसाइल से हमला किया। मिसाइल ने रूस के S-300 को तहस नहस कर दिया। चासिव यार में यूक्रेन ने एंटी टैंक माइन लगाकर रूस के सैन्य वाहन को उड़ा दिया। ज़ेपोरिजिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास ड्रोन से कई धमाके हुए। यूक्रेन के टारगेट पर रूसी सेना का बेस था। जाहिर है युद्ध की ये आग तब और भी भयावह हो जाएगी जब ज़ेलेंस्की और उनकी सेना को F-16 फाइटर जेट मिल जाएंगे। इसके बाद यूक्रेन मॉस्को तक हमले करने में सक्षम हो जाएगा। यूक्रेन का यही वो हमला होगा जो तीसरे विश्व विनाश की वजह बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है कि ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर रूस ने बमबारी की है। Su-34 से गिराए हैं फैब 500 बॉम्ब। बमबारी में यूक्रेन के कई मोर्चे तबाह हो गए हैं। यूक्रेन के 72 सैनिकों की मौत होने का दावा किया जा रहा है। ईरानी प्रॉक्सी तैयार है।
कभी भी किसी भी वक्त इजराइल पर बड़ा हमला हो सकता है, क्योंकि ईरान के राष्ट्रपति की मौत को ईरानी प्रॉक्सी गुट हादसा मानने को तैयार नहीं है, बल्कि वो मौत को मोसाद का षड्यंत्र मान रहे हैं। अब अरब में हालात इतने खौफनाक हो चुके हैं कि ईरान में मातम है। कई देशों के प्रतिनिधि रईसी की शोक सभा में शामिल होने तेहरान पहुंचे हुए हैं। कल रईसी का अंतिम संस्कार है। उसके बाद क्या होगा, इसको लेकर कई तरह की शंकाएं जाहिर की जा रही हैं, क्योंकि तेहरान में एक सीक्रेट मीटिंग में ब्लूप्रिंट बनाया गया, जिसका अप्रूवल क्रेमलिन में मिल चुका है। रईसी की मौत के बाद पूरे ईरान में मातम पसरा है। अंतिम यात्रा में हजारों लोग इकट्ठा हुए। लोग रोने लगे, रईसी के ताबूत को एक बार छू लेना चाहते थे। अलग अलग शहरों में शोक सभाएं रखी गई, लेकिन तेहरान में जब रईसी का जनाजा निकला तो पूरा शहर गमगीन हो गया। تو سوریه 7-8 تا رفقامون از دست رفتن علمدارای نظام بودن. قبل از اون آقا سید رضی، سال قبل حاج قاسم، این همه رفقا الان همین هرچند ईरान के सर्वोच्च लीडर खामनेई ने शोक संदेश पढ़ा। इस दौरान लोग, कई देशों के प्रतिनिधि और ईरान के टॉप लीडर्स, सेना के कमांडर्स मौजूद थे। कल यानी जुमे के दिन इब्राहिम रईसी को दफनाया जाएगा, जहां तेहरान से उनका पार्थिव शरीर दक्षिण खुरासान प्रांत भेजा जाएगा। रईसी को दफनाने के लिए दक्षिण खुरासान का प्रांत इसलिए चुना गया क्योंकि वो इसी इलाके से थे और यहीं का प्रतिनिधित्व करते थे। इब्राहिम रईसी के शव को मगरिब की नमाज से पहले उनके मुल्ला और मुक्तबा आगा अली बिन मूसा बिन अल रजा के बगल में दफनाया जाएगा। रईसी की मौत को लेकर कई तरह की थ्योरी आ रही है, जिसमें ईरानी प्रॉक्सी इसे हादसा मानने को तैयार नहीं है। इसलिए उन्होंने इजराइल और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले तेज कर दिए। होती तमतमाया हुआ है, उसने लाल सागर में तबाही मचाई हुई है। एक अमेरिकी युद्धपोत को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह ने इजरायली बॉर्डर पर मिसाइलें दागकर युद्ध का ऐलान कर दिया। भूमध्य सागर से ईरानी प्रॉक्सी ने इजराइल के पोर्ट को निशाना बनाया है। इसके अलावा गाजा से हमास लड़ाके सुरंग से निकलकर भाग रहे हैं। बात यही खत्म नहीं होती, तबाही का यह सिलसिला इराक और सीरिया में भी जारी है। जहां से ईरानी प्रॉक्सी अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहे हैं और तबाही का ये फरमान आया है तेहरान से। रईसी की मौत से ईरानी प्रॉक्सी इतना भड़के हुए हैं कि उन्होंने इजराइल को खाक में मिलाने की तैयारी कर ली है। ईरान में रईसी के अंतिम संस्कार में कई देशों के प्रतिनिधि जुटे हैं और इस दौरान एक सीक्रेट मीटिंग भी हुई। उस मीटिंग में एक रणनीति तैयार की गई है। बस इंतजार है, जैसे ही रईसी का अंतिम संस्कार होगा उसके बाद इजराइल दहलने लगेगा। उस मीटिंग में ईरान के कई टॉप कमांडर शामिल हुए। इसके अलावा हमास लीडर इस्माइल हानिया, IRGC कमांडर हुसैन सलामी और हिजबुल्लाह का डिप्टी चीफ नईम कासिम भी मौजूद थे।
खास बात यह कि इस मीटिंग की ब्रीफिंग मॉस्को को दी गई, जिसके बाद एक ब्लूप्रिंट तैयार हुआ और उसमें तय हुआ कि इजराइल पर हमला कैसे और कब किया जाएगा। यानी इजराइल की तबाही का पहला पार्ट तेहरान में लिखा गया, तो दूसरा पार्ट मॉस्को में तैयार किया गया। इसका सीधा मतलब है ईरान और रूस मिलकर अरब में एक नए युद्ध की रूपरेखा तैयार कर चुके हैं। युद्ध कब और कैसे शुरू होगा, इसका ऐलान भी रईसी के अंतिम संस्कार के बाद कर दिया जाएगा। ऐसा कहा जा रहा है कि रईसी के अंतिम संस्कार के तुरंत बाद ईरानी प्रॉक्सी इजराइल पर हमला कर सकते हैं। इसके लिए हूती ने लाल सागर में घेराबंदी कर ली है। वो रॉकेट अटैक कर सकता है, साथ ही इजराइल पर मिसाइलें भी दाग सकता है। इसके अलावा भूमध्य सागर की तरफ से ईरानी प्रॉक्सी इस्लामिक रेजिस्टेंस सी ड्रोन से इजरायली पोर्ट को दहला सकते हैं, जबकि हमास एक बार फिर से 7 अक्टूबर जैसा हमला कर सकता है। उसके लड़ाके रॉकेट स्ट्राइक से इजरायली शहरों में तबाही मचाने को तैयार है। सीरिया में कुद्स फोर्स अमेरिकी सैन्य ठिकानों और इजराइल के मिलिट्री बेस पर हमला करने की तैयारी में है, जबकि इराक में ईरानी प्रॉक्सी कताइब हिजबुल्लाह यही काम करने को बेचैन है। लेबनान में ईरानी प्रॉक्सी हिजबुल्लाह ने तो इजराइल की बॉर्डर मिलिट्री पोस्ट पर हमले तेज कर दिए हैं। जबकि ईरान की आर्मी तैयार है, जैसे ही रईसी की मौत में साजिश के सबूत मिले तो फाइटर जेट इजराइल पर बम बरसा सकते हैं। शामिल होने कई इस्लामिक देशों के प्रतिनिधि पहुंचे, जिससे ये साफ हो गया कि ईरान के साथ कितने देश हैं। ईरान पहुंचने वालों में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, रूस की स्टेट ड्यूमा के चेयरमैन वोलोदिन, तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुताकी। इसके अलावा कई और देशों के प्रतिनिधि भी पहुंचे थे। जबकि इस बीच बहरीन के किंग मॉस्को पहुंचे, जहां पुतिन से अरब के समीकरण पर चर्चा की। बहरीन का रूस की तरफ झुकाव बताता है कि हालात काफी खौफनाक होने वाले हैं, क्योंकि अभी तक बहरीन अमेरिका का तालमेल काफी अच्छा रहा है। यहां तक कि बहरीन में ही रेड सी टास्क फोर्स का हेडक्वार्टर है। तो क्या बहरीन ये भांप चुका है कि मिडिल ईस्ट में समीकरण अब बदलने वाले हैं? दूसरी ओर रईसी प्लेन क्रैश की इन्वेस्टिगेशन सामने आ रही है। रिपोर्ट रईसी के काफिले में शामिल 2 हेलीकॉप्टरों में मौजूद अधिकारियों ने दी है। उनके मुताबिक खराब मौसम की कोई जानकारी पहले से नहीं थी। आधे घंटे की उड़ान के बाद बादलों का एक छोटा सा टुकड़ा देखा गया था, लेकिन कोई कोहरा नहीं था। करीब 45 मिनट की उड़ान के बाद रईसी के हेलीकॉप्टर पायलट ने यह जानकारी दी थी। पायलट ने बाकी 2 हेलीकॉप्टरों को ऊंचाई हासिल करने और बादलों के ऊपर चलते रहने के निर्देश दिए थे। रईसी के हेलीकॉप्टर गायब होने से ठीक 2 सेकंड पहले अलर्ट दिया था। जब रईसी का हेलीकॉप्टर गायब हो गया तो बाकी 2 हेलीकॉप्टर ने पूरे इलाके के कई बार चक्कर लगाए, संपर्क करने का प्रयास किया, जिसमें तबरीज के इमाम आले हाशिम से कुछ सेकंड बात हुई थी, जिसमें वो सिर्फ इतना बोल पाए कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। इसके बाद संपर्क नहीं हो पाया और रईसी की मौत की खबर सामने आई। अब इस थ्योरी में ना तो हादसा समझ आ रहा है, ना ही षड्यंत्र। बस यहीं से इजराइल और पश्चिमी देशों के खिलाफ खेल शुरू हो जाता है। ईरानी प्रॉक्सी गाजा को लेकर पहले ही तमतमाए हुए हैं। अब रईसी की मौत पर वो इसे साजिश समझ रहे हैं, जिसका बदला लेने के लिए इजराइल विध्वंस का एक और अध्याय शुरू हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। कई दफा चीनी वायुसेना के लड़ाकू विमान ताइवान की सीमा में जबरन घुसपैठ करते हैं। अक्सर PLA जासूसी ड्रोन के जरिए ताइवान सेना से जुड़ी जानकारी जुटाता है। इतना ही नहीं, कई बार तो चीन के जंगी बेड़े ताइवान की समुद्री सीमा में दाखिल हो जाते हैं। मगर पहली बार जिनपिंग की सेना ताइवान पर चढ़ाई की तैयारी कर चुकी है। 7 अलग अलग फ्रंट से ताइवान की घेराबंदी हो चुकी है और जानते हैं, दुनिया को दिखाने के लिए चीन ने इसे युद्धाभ्यास का नाम दिया है। मगर असल में जिनपिंग का मकसद ताइवान पर न सिर्फ आक्रमण का है, बल्कि उस पर कब्जे का भी है। आखिर कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। महायुद्ध की मुनादी हो चुकी है। ब्लू वॉर जोन में 2 मुल्कों के बीच तनातनी बढ़ चुकी है। आशंका जताई जा रही है कि किसी भी वक्त दक्षिण चीन सागर में बारूदी भूचाल आ सकता है।
बम, गोला बारूद और मिसाइलों से नीला समंदर थर्रा सकता है। दरअसल ब्लू वॉर जोन के 7 मोर्चों पर ड्रैगन की फौज, उसके जंगी बेड़े विस्फोटक हथियारों के साथ लैस होकर तैयार है। इतना ही नहीं, आसमान में चीनी वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। मकसद साफ है, एक मुल्क का वजूद मिटाना, उस पर समंदर और आसमान के रास्ते जोरदार प्रहार करना और दक्षिण चीन सागर समेत ईस्ट एशिया के इलाके में अपना दबदबा कायम करना। अपने इसी प्लान को अंजाम देने के लिए जिनपिंग की सेना ने ताइवान के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े युद्धाभ्यास का आगाज किया है, वो भी ताइवान और उसकी समुद्री सीमा से महज चंद किलोमीटर की दूरी पर। असल में चीन की ईस्टर्न थिएटर कमांड ने जॉइंट मिलिट्री ड्रिल शुरू की है, जिसमें चीन की तीनों सेनाओं के साथ रॉकेट फोर्स भी शामिल है। पीएलए ने वॉर एक्सरसाइज को स्वॉर्ड 2024A नाम दिया है। ताइवान के चारों तरफ पीएलए इस युद्धाभ्यास को अंजाम दे रही है। ताइवान स्ट्रेट समेत 7 अलग अलग फ्रंट पर जॉइंट ड्रिल जारी है। नीले समंदर में बरसता ये गोला बारूद ड्रैगन की बारूदी साजिश का नया चैप्टर है। क्योंकि अब तक तो चीन की सेना ताइवान स्ट्रेट और उसके आसपास के इलाके में सिर्फ घुसपैठ करती थी, ताइवान को उकसाने के लिए ड्रोन के जरिए जासूसी करती थी। मगर पहली बार ड्रैगन ने 7 मोर्चे पर ताइवान का घेराव किया है और इस घेराबंदी को युद्धाभ्यास का नाम दिया है। मगर सच तो यह है कि चीनी प्रेसिडेंट जिनपिंग के टारगेट पर सीधे तौर पर ताइवान है। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। दरअसल दक्षिण चीन सागर में ताइवान और चीन के बीच मौजूद है ताइवान स्ट्रेट, जो दोनों मुल्कों को 2 हिस्सों में बांटता है। मगर चीन की ईस्टर्न थिएटर कमांड ताइवान स्ट्रेट में करीब 145 किलोमीटर अंदर तक आकर स्वॉर्ड 2024A युद्धाभ्यास को अंजाम दे रही है। ताइवान स्ट्रेट के 2 इलाकों में चीन के युद्धपोतों ने मोर्चा संभाल रखा है। इतना ही नहीं, ताइवान के उत्तर, पूर्व और दक्षिण में मौजूद समुद्री इलाकों में चीन के जंगी बेड़े गोला बारूद बरसा रहे हैं। मतलब ये कि चीन ने करीब 7 अलग अलग फ्रंट से ताइवान की चौतरफा घेराबंदी कर ली है। इसके अलावा चीन की मिलिट्री दक्षिण चीन सागर में मौजूद किनमिन, मात्सू, बुकियो और डोंगियन इलाकों में बारूद बरसा रही है। स्पेशल रॉकेट फोर्स के जरिए ताबड़तोड़ हमले कर रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि ताइवान की चौतरफा घेरेबंदी 7 अलग अलग फ्रंट पर वॉर एक्सरसाइज ड्रैगन सेना का महज दिखावा है। असल में चीनी सेना इस युद्धाभ्यास के जरिए अपने विनाशक हथियारों की नुमाइश नहीं, बल्कि ताइवान पर कब्जे की तैयारी कर रही है और यह आशंका खुद ताइवान भी जता रहा है। दरअसल चीन के मिलिट्री ड्रिल को लेकर ताइवानी डिफेंस ने जो जानकारी दी है, उसके मुताबिक चीनी वायुसेना के 45 लड़ाकू विमान ड्रिल में शामिल हैं, जिसमें से 28 विमानों ने ताइवान की सीमा में घुसपैठ की। चीनी नौसेना के 15 युद्धपोतों ने ताइवान को घेर रखा है। वहीं कोस्ट गार्ड के 16 जहाज ताइवान सीमा पर मौजूद हैं। बस ड्रैगन के इस विध्वंसक तैयारी के साथ ही ताइवान के तमाम तटीय शहरों में इमरजेंसी सायरन बज रहे हैं। सबसे ज्यादा भय का माहौल ताइवान की राजधानी ताइपे में है। क्योंकि ताइपे से महज 19 किलोमीटर की दूरी पर चीन के जंगी बेड़े तैनात हैं। ऐसे में ताइवान की तीनों सेनाओं को भी वॉर रेडीनेस मोड पर रखा गया है।
लड़ाकू विमानों ने मोर्चा संभाल लिया है। ताइवान की नौसेना अपने समुद्री इलाकों की निगरानी कर रही है। तमाम बॉर्डर पर डिफेंस सिस्टम की तैनाती की गई है, क्योंकि ड्रिल की आड़ में चीन किसी भी वक्त ताइवान पर अटैक कर सकता है। मतलब ये कि यूक्रेन क्राइसिस और अरब में तनाव के बीच चीन और ताइवान में जंग के जो हालात बन रहे हैं वो महातबाही का संकेत दे रहे हैं। क्योंकि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो एक बात शीशे की तरह साफ है, इस जंग में ताइवान की मदद के लिए अमेरिका भी कूद जाएगा। क्योंकि ताइवान पर ड्रैगन के मंडराते खतरे को देखते हुए पहले ही महाशक्ति अमेरिका ने अपने समुद्री लड़ाकों को ब्लू वॉर जोन में झोंक रखा है। ऐसे में चीन ताइवान पर अटैक करता है तो इसका मतलब वो खुलेआम अमेरिका को जंग के लिए ललकार रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर चासवियार से। चासवियार में रूस के ड्रोन हमले, यूक्रेन की रोबोटिक आर्टिलरी नष्ट हो गई है। ड्रोन से किया रोबो आर्टिलरी पर हमला। ब्लैक सी और क्रीमिया की जंग यूक्रेन के लिए जीत का प्रतीक है और रूस के लिए अपनी विजय का प्रतीक क्रीमिया बचाने की जद्दोजहद। यूक्रेन क्रीमिया के मोर्चे पर पूरी ताकत लगा चुका है और अब उसने काला सागर में अपग्रेडेड सी बेबी ड्रोन उतार दिए हैं। इस तरह के समुद्री ड्रोन दुनिया में किसी देश के पास नहीं है। ये ड्रोन एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल फायर कर सकते हैं। अब तक समुद्री ड्रोन में विस्फोटक भरकर सिर्फ युद्धपोतों को निशाना बनाया जा रहा था, लेकिन अब काला सागर में तैरते यूक्रेन से समुद्री ड्रोन रूसी वायुसेना के लिए भी खतरा बन चुके हैं। ये काला सागर की लहरों को चीर कर आगे बढ़ते यूक्रेन के समुद्री ड्रोन हैं। इन्हीं ड्रोन के जरिए यूक्रेन रूस की ब्लैक सी फ्लीट के 17 से ज्यादा जहाजों को नष्ट कर चुका है। ये रूसी नौसेना के लिए क्रीमिया के सेवेस्तोपोल बेस पर सबसे बड़ा खतरा है। यूक्रेन ऐसा पहला देश है जिसने नौसेना में समुद्री ड्रोन यूनिट तैयार की है और इसके हमले बहुत कामयाब रहे हैं। लेकिन यूक्रेन ने अब इस ड्रोन को पहले से ज्यादा घातक और विनाशक बना दिया है, जिसकी तस्वीरें 22 मई को रूसी सेना ने जारी की। ये यूक्रेन का सी बेबी ड्रोन है जो 22 मई को काला सागर में रूसी जहाज पर हमले के लिए निकला, लेकिन रूसी नौसेना के गश्त लगाते हेलीकॉप्टर ने इसे देख लिया और इस पर हमले शुरू कर दिए। लेकिन रूसी सेना उस वक्त चौंक गई जब इस समुद्री ड्रोन से एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल फायर की गई। ये तस्वीर इस बात का सबूत है कि यूक्रेन के समुद्री ड्रोन पहले से ज्यादा घातक और विनाशक हो चुके हैं। जरूरत पड़ने पर यूक्रेन के इंजीनियरों ने ऐसा हथियार विकसित कर लिया है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। ये दुनिया का पहला समुद्री ड्रोन है जो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल फायर करता है। इस ड्रोन का डिजाइन अपने आप में एक मिसाल है। 2022 में यूक्रेन ने ये ड्रोन तैयार किए और 2 साल के अंदर ही इनको इतना उन्नत बना दिया कि अमेरिका तक के पास इस तरह के ड्रोन नहीं हैं। यूक्रेन की इस रणनीति को देखते हुए रूस ने भी नई मिसाइलों के टेस्ट फायर शुरू कर दिए हैं। रूस को मालूम है कि यूक्रेन को बहुत जल्द F-16 फाइटर जेट मिल सकते हैं और उसे एडवांस्ड मिसाइलों की जरूरत होगी। काला सागर में रूसी फाइटर जेट पर नई मिसाइल देखी गई है। ये एयर टू एयर मिसाइल है।
यानी फाइटर जेट से उड़ते हुए टारगेट पर हमला करने के लिए डिजाइन की गई है। क्रीमिया में रूसी पायलट इसका टेस्ट कर रहे हैं। इनके बीच क्रीमिया की जंग में नए हथियारों की जोर आजमाइश जारी है, लेकिन यूक्रेन का पलड़ा क्रीमिया के जंग में भारी है, क्योंकि उसके पास गंवाने को कुछ नहीं और रूस के सामने क्रीमिया बचाने की चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और सुपर प्राइम टाइम में आज के लिए इतना ही। फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का। बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ।